वर्णों का ऐसा मेल जो कोई अर्थ दे, अर्थात जो सार्थक हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। वह तब तक शब्द रहता है जब तक कि वह शब्द वाक्य में प्रयोग न किया जाए। स्वतंत्र रूप में वे शब्द होते हैं, परंतु जब वह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब उनका वाक्य में अपना एक स्थान होता है। जैसे हम लोग जब परिवार में होते हैं तो हमारा एक स्थान होता है, एक रिश्ता होता है। वह सभी का जिस प्रकार से रिश्ता होता है उसी प्रकार से वह उन शब्दों का भी एक स्थान होता है और उसका वाक्य में एक महत्व होता है, चाहे वह कर्ता हो, कर्म हो, कारक के शब्द हों यानी क्रिया के शब्द हों, या वह सहायक क्रिया ही क्यों ना हो, उसका अपना एक महत्व होता है। और प्रत्येक इस प्रकार के महत्व वाले शब्द उस वक्त जब वह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग पद के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वह पद के नाम से जाने जाते हैं, तो हम उसे पद कहते हैं। पदों का परिचय अर्थात उसका लिंग, वचन, काल भेद और अन्य भेदों के साथ जो संबंध बतलाया जाता है, उस शब्द के महत्व को जब हम बतलाते हैं, वह क्या है, लिंग के अनुसार से वह कौन से लिंग में आता है, किस वचन के अनुसार से आ रहा है, वह कारक के कौन से भेद में आता है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण में से कौन से कारक में आ रहा है, या उसका अन्य शब्दों के साथ, क्रिया के साथ या काम करने वाले कर्ता के साथ उसका क्या संबंध। इन चीज़ों को जब हम बतलाते हैं तो यही स्थितियाँ वहाँ उसका परिचय कराना, तो यानी पद का परिचय, पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरण के अनुसार से उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। जैसे अगर वह संज्ञा का शब्द है तो उसके लिए देखा जाता है वह संज्ञा के कौन से भेद में आता है, लिंग के अनुसार से वह कौन सा लिंग है। जैसा कि जानते हैं हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, में से कौन से लिंग में आता है। वचन में एक वचन है अर्थात अथवा वह बहुवचन में आता है। कारक में वह कारक के 7 भेदों में से कौन से भेद में आता है, यानी कौन से कारक की विभक्ति उसके साथ लगी है। क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये सारी बातें वहाँ पर ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिसके आधार पर हम उन संज्ञा शब्दों का पद परिचय देते हैं। अगर सर्वनाम का शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया है तो सर्वनाम के कौन से भेद में वह शब्द आ रहा है, वह किस पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। वचन में वह कौन से वचन में आता है, एक वचन में है या बहुवचन में है। कारक में 7 भेद में से कारक में कौन से कारक में वह आता है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। इन सारी बातों को ध्यान रखा जाता है जब हम सर्वनाम का पद परिचय देते हैं। इसके बाद है विशेषण। विशेषण के रूप में अगर वह शब्द विशेषण है तो विशेषण के रूप में वह विशेषण के कौन से भेद में आ रहा है, पूर्ण विस्तृत जानकारी जो है उसके बारे में इकट्ठी करना। और वह शब्द विशेषण का शब्द, क्योंकि जैसा जानते हैं कि संज्ञा के अनुसार से या सर्वनाम के अनुसार से उसका विशेषण शब्द होता है, तो उसमें भी वह कौन से रूप में है, वह कौन से लिंग में है, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग में आता है के लिए प्रयोग किया गया है। कौन से वचन में आ रहा है, एक वचन है या बहुवचन है। विशेष्य, उसका विशेष्य क्या है, कौन सा शब्द विशेष्य है, वह भी ध्यान रखना है। उसके अनुसार से विशेषण का रूप बदलता है, उसकी क्या अवस्था है, कौन सी अवस्था में, यह ध्यान रखा जाता है। फिर प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द कौन से। जैसे कहते हैं कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है तो क्रिया विशेषण है, वह लड़का तेज है। अब यहाँ पर कहेंगे वह बहुत तेज है तो बहुत उसका प्रविशेषण हो जाए। इसी प्रकार से
तो विशेषण के परिचय में भी इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। भेद वह कौन से भेद में आ रहा है, लिंग के अनुसार से कौन से लिंग में है, वचन के अनुसार से कौन से वचन में है, विशेष्य उसके विशेष्य का शब्द कौन सा शब्द है, उसके आधार पर वह पता करना होता है। अवस्था उस वह विशेषण कौन सी अवस्था को बतला रहा है, यानी रंग रूप गुण आकार या आदि में से किस अवस्था में वह आ रहा है, या वह उसका प्रविशेषण शब्द कौन सा है। क्रिया में वह कर्म उसके साथ, वह कर्म के साथ है या नहीं है, अकर्मक है या सकर्मक है, वह क्रिया का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, वचन एक वचन है या बहुवचन, कौन से पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। क्रिया भी पुरुष के अनुसार से बदलती है, जैसे कहते हैं वह जाता है, मैं जाता हूँ, हम तुम जाते हो, तो इस प्रकार से वह पुरुष के अनुसार से बदलता है। तो वह कौन से पुरुष के अनुसार से है, यह ध्यान रखना है। फिर क्रिया का धातु यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना कहते हैं, पढ़ना का धातु होता है पढ़, तो पढ़ उसका धातु हुआ, उसका धातु क्या है, वह कौन से काल में है, वर्तमान में है, भूत में है अथवा भविष्य में है। अब उस रूप में है तो वह कौन से भेद में आता है, काल में। और वाच्य में, यह तीनों वाच्य में से कौन से वाच्य में आता है, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। ये सारी जानकारियां जो हैं वह क्रियापद का पद परिचय देती हैं। इसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के रूप में अगर हम जानते हैं कि वह शब्द क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के कौन से भेद में आता है और क्रिया के बारे में वह क्या निर्देश दे रहा है, तो यह उसके रूप में आता है। इसका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के रूप में, समुच्चय बोधक के कौन से भेद में आता है, संयुक्त शब्द का बोध करा रहा है या वाक्यांश का उल्लेख किया गया है, तो उसके अनुसार से उसका पद परिचय हम लोग देते हैं। संबंध बोधक में वह कौन से भेद में आता है, पद है, वाक्य क्या पदों के बीच का संबंध है, वाक्यांश का संबंध है या वाक्य का संबंध है, यह संबंध बोधक में आता है। विस्मयादि बोधक में भी वह कौन से भेद में आ रहा है, अलग अलग भेद है विस्मयादि बोधक के भी, उसमें से किस भेद में आता है, तो उस भेद के अनुसार से उस शब्द का पद परिचय हम लोग देते हैं। आगे उदाहरण है, जैसे वह छात्र बहुत बुद्धिमान है। यहाँ वह क्या है, पूरे वाक्य में सबके पद का परिचय देना है। वह जो है वह छात्र सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि छात्र की विशेषता बतला रहा है वह, तो यहाँ पर वह सर्वनाम ना होकर सर्वनामिक विशेषण है। अब छात्र के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वह पुल्लिंग है। और छात्र अकेला है क्योंकि वह बुद्धिमान है, हाँ वह छात्र बुद्धिमान है कह रहे हैं, तो वह एक वचन का शब्द है। अब जो वह शब्द है वह छात्र का विशेषण शब्द है, यह इसका पद परिचय हुआ। फिर छात्र का पद परिचय, छात्र जातिवाचक संज्ञा है, छात्र कहने से सभी छात्रों का बोध होता है। और छात्र पुल्लिंग का शब्द है, एक वचन का शब्द है, और यह कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी कौन बुद्धिमान है, तो छात्र बुद्धिमान है, तो कर्ता कारक है। इसके बाद बहुत, परिमाणवाचक विशेषण, कितना बुद्धिमान, तो बहुत, तो परिमाणवाचक विशेषण के रूप में आ रहा है और परिमाण की बात को बतला रहा है। और इसमें यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, साफ है कि वह छात्र के लिए प्रयोग किया गया बहुत, तो पुल्लिंग के लिए है। और वचन इसका एक वचन है, और विशेषण का यह प्रविशेषण है। विशेषण बुद्धिमान है, उसकी विशेषता को बतला रहा है। इसका बुद्धिमान गुण को बतलाता है, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग है, एक वचन का शब्द है, और यह छात्र शब्द का विशेषण है। कर्तरीवाच्य, वह छात्र बहुत बुद्धिमान है, कर्तरीवाच्य सीधा है, तो कर्तरीवाच्य है। और यहाँ पर छात्र कर्ता का क्रिया है, क्योंकि सहायक क्रिया के रूप में है। यहाँ पर मूल क्रिया के रूप में, यानी पढ़ना लिखना खेलना कूदना में से कोई क्रिया नहीं है, तो यह सहायक क्रिया के रूप में, इसलिए यह क्रिया का रूप है, तो कर्ता की यह क्रिया है, छात्र कर्ता की क्रिया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, मैं उससे
लखनऊ में मिला था। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन का है और कर्ता कारक के रूप में जाना जाता है, और मिला था क्रिया का यह कर्ता है। इस प्रकार से इसकी विस्तृत जानकारियाँ लिखनी होती हैं। उससे मिला था, तो उससे पुरुषवाचक सर्वनाम है, उससे अन्य पुरुष का शब्द है या पुल्लिंग है, उससे मिला था। हाँ, तो यह दोनों में उससे मिला था। यहाँ पर जो कहें उससे, यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, यह इसमें जो है बतलाया नहीं गया है, क्योंकि उससे शब्द से हम यह पता नहीं कर सकते। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, और यह कर्म कारक का शब्द है उससे। उसके बाद लखनऊ में, तो लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और अधिकरण कारक, क्योंकि लखनऊ में जगह के साथ में लगा हुआ है तो अधिकरण कारक शब्द। मिला था तो सकर्मक क्रिया है, कर्म है इसके साथ में, और पूर्ण भूतकाल है। इसके बाद पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन है। है हम धीरे धीरे चलते हैं, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है, हम अर्थात हम लोग होता है, और कर्ता कारक का शब्द है। इसके बाद है धीरे धीरे। धीरे धीरे में कहेंगे या रीतिवाचक विशेषण, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो रीतिवाचक विशेषण चलते हैं क्रिया की विशेषता बतला रहा है। हम कैसे चलते, धीरे धीरे चलते, तो चलते हैं क्रिया की विशेषता बतला रहा है। चलते हैं जो है यह शब्द अकर्मक है, क्योंकि इसके साथ में क्या शब्द अगर लगाएंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, तो वह अकर्मक है, तो यह क्रिया कर्मक है, तो कर्तरीवाच्य है। इसके बाद पुल्लिंग शब्द है, चलते हैं में पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, बहुवचन है, और सामान्य वर्तमान काल का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद है आहा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। आहा विस्मय है, विस्मयादिबोधक अव्यय का हर्ष सूचक है, यानी खुशी को बतलाता, हर्ष सूचक है। बगीचे में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और अधिकरण कारक, यानी बगीचे के साथ में अथवा पर लगा हुआ है, इसलिए अधिकरण कारक। सुंदर गुणवाचक विशेषण, इसमें पुल्लिंग फूल के साथ में है, तो यह पुल्लिंग है, और बहुवचन फूल खिले हैं, तो बहुत से फूल खिले हैं, तो फूल यहाँ पर जो है वह बहुवचन है। फूल का विशेष्य है या सुंदर, तो इसलिए यह भी बहुवचन है। फूल विशेष्य है, उसका विशेषण, जो विशेषण होता है वही विशेष्य भी होता है। विशेष्य बहुवचन है, इसलिए विशेषण भी बहुवचन है, तो वचन भी बहुवचन, और फूल के अनुसार से, फूल के लिंग के अनुसार से विशेषण का लिंग भी होता है, तो फूल जब पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग है, इस अनुसार से कहेंगे। और गुणवाचक विशेषण में आता है। इसके बाद फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है। फूल ऑलरेडी पुल्लिंग का शब्द है, और बहुवचन में यहाँ पर वाक्य में प्रयोग में किया गया है, क्योंकि फूल है, फूल शब्द खिले हैं, तो बहुत से खिले हैं, बहुत से फूल कहने से ही पता चलता है कि बहुत से फूल खिले हैं, तो बहुवचन है। और या कर्ता कारक, कौन खिले हैं, तो फूल खिले हैं, तो कर्ता कारक। खिले हैं क्रिया की यह कर्ता है, और खिले हैं अकर्मक है, हाँ, तो अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, और पुल्लिंग का शब्द है, और कर्तरीवाच्य है। इस प्रकार से पद परिचय देते हैं। इसमें जो रेखांकित किया गया है, इस प्रकार का अभ्यास भी रहता है विद्यालय में, और परंतु इन दोनों शब्दों का पद परिचय देना है। जैसा है विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और अधिकरण कारक, परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक, परंतु, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसके बाद है दूसरे वाक्य में वह रोज और सवेरे, वह रोज सवेरे टहलने जाता है। कहते हैं इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक में आता है। रोज सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलने जाता है क्रिया की विशेषता यह बतला रहा है। रोज सवेरे टहलने जाता है,
तो टहलने जाता है क्रिया की विशेषता बतलाता है, कब टहलने जाता है। तो इस प्रकार से इसकी विस्तृत जानकारी लिखनी है हमें। उसके बाद तीसरा है, हमें अपने देश पर प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। हमें अपने देश पर प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। प्राण न्यौछावर करना मतलब अपनी कुर्बानी दे देना। तो इसमें हमें और देश पर इन दो शब्दों का पद परिचय देना है। तो हमें पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमें अर्थात हम लोगों को कहा गया है, यानी बहुवचन का शब्द है, पुल्लिंग है, हाँ, और उत्तम पुरुष में आता है। और इसके अलावा यह कर्ता कारक का शब्द है। देश पर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग का शब्द है, एक वचन है देश, और इसमें पर लगा हुआ इसलिए अधिकरण कारक है इसमें। इसका चौथा नंबर है, वर्षा ऋतु में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वर्षा के समय में सारी जगह पानी पानी पड़ता रहता है, गीला हो जाता है, सर्दी जुकाम ऐसे होना है, बुखार फीवर होना ही है, हाँ। और इस अनुसार से जानते हैं कि थोड़ा लोग मतलब बाधित हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि वर्षा के ऋतु में यह अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर रेखांकित नहीं है, इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर ऋतु में और अस्त व्यस्त इन दो शब्दों का पद परिचय देना है। तो ऋतु में यह शब्द जो है मूल रूप से यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें कोई विशेष ऋतु का नाम नहीं है, इसलिए ऋतु में हाँ, ऋतु शब्द यहाँ वर्षा ऋतु है, लेकिन ऋतु में जो है ऋतु शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। तो वर्षा के बारे में नहीं बतलाया गया है, वर्षा रहने से यह व्यक्तिवाचक होता है। पुल्लिंग का शब्द है ऋतु शब्द, और एक वचन है ऋतु, और अधिकरण कारक, क्योंकि ऋतु के साथ में लगा हुआ है, अधिकरण कारक का शब्द है। अस्त व्यस्त ऋतिवाचक क्रिया विशेषण कैसा हो जाता है, ऋतु को बतला रहा है, हाँ, और हो जाता है यह क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। तो यह है पद और पद परिचय। पदबंध शब्द से ही शाब्दिक अर्थ है पद में बंधा हुआ, शब्द में के रूप में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। यानी वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे तो वह पदबंध कहलाता है। तो पदबंध का भेद है, यहाँ 5 भेद दिया गया है। 5 भेद में से पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। किसी वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा के रूप में जो शब्द प्रयोग किए जाए, जैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ के लिए इस पूरे का प्रयोग किया गया है, तो यह संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर नीचे कहते हैं कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, तो परिश्रम करने वाले जो है यह इन सभी पदों का प्रयोग विद्यार्थी के लिए किया गया है, तो यह इसके साथ होने के कारण से यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर है हमारा विद्यालय शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, तो विद्यालय शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, इसका प्रयोग हमारा विद्यालय के लिए किया गया है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध में आएगा। और महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। तो यह महात्मा बुद्ध के बारे में सारी बातें जो हैं महात्मा बुद्ध के लिए, यानी महात्मा बुद्ध शब्द के लिए बताई जा रही हैं। ऊपर दिए गए सभी जो हैं वह वाक्यों में जो भी मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, यानी कि वह पद जो है वह सभी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यह लखनऊ के लिए है, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी शब्द के लिए है, विद्यालय शब्द के लिए है, शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, यह यहाँ से यहाँ तक का जो यह पूरा पदबंध के रूप में प्रयोग में आया है। इसके बाद है कि उपदेश, यह उपदेश के लिए है सत्य और अहिंसा का उपदेश।
तो उपदेश के लिए उपदेश दिया तो सामान्य बात हो जाती, लेकिन सत्य और अहिंसा का उपदेश यह इसके साथ में आया है। तो संज्ञा शब्दों के साथ में आ रहे हैं और ये सभी उस संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, लेकिन वह एक इकाई के रूप में काम करते हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। तो पदबंध के साथ में संज्ञा पदबंध का यह भेद था। अगला पदबंध अगले भाग में। धन्यवाद। पदबंध पर विस्तृत चर्चा फिर से होगी। इस वीडियो को सुने और समझे तथा इसमें दिए गए तथ्यों को निश्चित रूप से याद करें। धन्यवाद।